शिमला में यह आक्रोश ऐसे ही नहीं दिखा। इनके गुस्से की वजह सुनेंगे तो तंग रह जाएंगे। स्थानीय लोगों का दावा है कि मस्जिद की वजह से पूरा आस पड़ोस परेशान है। पहले हमें पता था कि कौन लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अब कुछ नहीं पता चलता है। इतनी तादाद में होता है कि हम यहाँ से निकलना हमें मुश्किल हो जाता है। इनका वेट करना पड़ता है, हम बच्चों को स्कूल से लाते हैं, वेट करना पड़ता है, ये जब जाएंगे तो हम इनमें से निकलेंगे। तो क्या आपको लगता है कि कुछ सुरक्षा का भी डर है? हाँ जी सर, वो तो मेन इशू है। यहाँ पर कुछ नहीं पता है हमें कि कौन लोग आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं और किस रूप में। अब बांग्लादेशी घुसपैठी है, कुछ है, तो कुछ नहीं बोला जा सकता उसके बारे में। यहाँ पर लड़ाई होती है, फिर पुलिस वाले आते हैं, फिर उनको समझाते हैं, कुछ दिन तक ठीक होता है, फिर वैसा ही होता है। मस्जिद के पड़ोस में रहने वाली महिलाएं परेशान है। घरों के दरवाजे बंद रखने होते हैं, खिड़कियां तक बंद रखनी पड़ती है। मस्जिद के पास में दुकान चलाने वाली महिलाएं परेशान हैं। स्थानीय लोग असहज हैं। मस्जिद में आने जाने वाले लोगों पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपका जो घर है यहाँ से बिल्कुल सटा हुआ है। ये सामने जो मस्जिद है ये भी हम दिखा दें यहाँ से कि ये घर है और बिल्कुल इसके सामने ही मस्जिद है। जो दरवाजा खुलता है वहाँ आप देख सकते हैं खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं मस्जिद की, वो हमें दिखाई देती है। तो शिल्पी जी, एक सवाल ये भी था कि जो वॉशरूम वगैरह है वो ओपन ही है? हाँ जी सर, नहीं, डोर है इनमें लगे हुए, पर जब कभी इनको ओपन करके ही बैठते हैं। ये मैक्सिमम कई बार हो चुका है कि मेरे ताई जी का घर साथ ही है, तो वहां से सब दिखता है। हमें खिड़कियां दरवाजे अपने बंद करके बैठना पड़ता है। कई बार हम बोल चुके हैं कि आप बंद करके क्यों नहीं करते, तो बोलते हैं आप अपनी आंखें बंद करो, हमें तो अपने जाना आना। आपत्ति जताई लेकिन? हाँ जी, नहीं नहीं नहीं। फिर पुलिस आती है, पुलिस कुछ बोलकर चली जाती है इन्हें, फिर कुछ टाइम के बाद ठीक है, उसके बाद फिर से वही सारा प्रोसेस होता है। शिमला में अवैध बताए जा रहे मस्जिद के निर्माण की इनसाइड स्टोरी क्या है? अचानक मामले ने कैसे पकड़ा तूल? इसे जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत के दो संवाददाता मनोज कुमार और पूनम शर्मा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। विवादित मस्जिद के इमाम से बात की, मस्जिद के पड़ोस में रहने वाले लोगों से बात की, दुकानदारों से बात की। जब जुम्मे वाला दिन होता है तो उस दिन तो मतलब ऐसा लगता है कि हम मतलब अपने शिमला में नहीं है, कहीं बाहर है। तो और फिर बहुत जी। तो ये क्या आपको कुछ सुरक्षा का भी खतरा लगता है? लगता है सर, हमने कई बार कहा है कि इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं तो सुरक्षा में तो लगता ही है कि सर के मतलब कोई कौन लोग है। अब देखिए, किसी के सिर पे तो नहीं लिखा कि कौन क्रिमिनल है, क्या है। बाहर बैठ जाते हैं नीचे ग्राउंड में, किसी को चलने में दिक्कत, फिर बाहर से भी अब लोग आते हैं तो बहुत ही दिक्कत होती सर। अब तो यहाँ पे चलना फिर अब तो ये मतलब जुम्मे के दिन में नहीं, कभी भी आ जाते हैं इनके मन चाहे। बाहर से लोग आते हैं, कई बार हमने रात को ये हमेशा मैंने देखा है। कम से कम एक 20-20, 25-25 लोग अपना सामान लेके आते और रात को मतलब यहीं पे फिर रहते यहीं पे। अब वो ना इनका कुछ पता होता है, ना इनकी कोई इन्फॉर्मेशन है कि क्या आते जैसे वहाँ पे रजिस्टर कराया कि भाई आया है, कुछ भी नहीं ऐसा होता है। शिमला के जिस मस्जिद को लेकर तनाव है वो संजोली में बना हुआ है। यहाँ के लोग शिमला में यूपी वाला बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। अवैध मस्जिद के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इसी वजह से लोग सड़क पर उतर आए, अवैध मस्जिद को तोड़ने की मांग करने लगे। जमकर नारेबाजी हुई, अल्टीमेटम दे दिया गया। सबसे बड़ा सवाल है, जिस शिमला में 2.5 मंजिला से ज्यादा ऊंची इमारत की इजाजत नहीं है, वहां 5 मंजिला मस्जिद कैसे बन गई? क्या अब कांग्रेस सरकार मस्जिद पर बुलडोजर चलाएगी या खाना पूर्ति कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देगी? पता नहीं किस आपराधिक पृष्ठभूमि से आया व्यक्ति है, इन पनाह गांव में अपनी पनाह बना के रह रहा है। तो आप कह रहे हैं मस्जिद नहीं पनाहगाह है? ये मस्जिद नहीं पनाहगाह है। और हमारा ये संजौली शहर एक ऐसे बारूद के ढेर पे खड़ा है कि जिसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। आज अगर आप ये होता ना तो आप यहाँ से नीचे पैदल नहीं जा सकते थे। आज के दिन कोई यहाँ चल नहीं सकता। इतने आदमी यहाँ पर कितने लोग आते थे? कम से कम हजारों में पहुंच जाते। ये तो जो यहाँ पर लोकल लोग हैं जिनके यहाँ पर मकान बने, उनसे पूछो। फिर मजे की बात ये, जब सरकार की है जमीन तो आप इसमें कब्जा कैसे कर रहे हो? शिमला के संजोली में डर का माहौल है।
अवैध मस्जिद का विवाद अभी थमा नहीं है। शनिवार को मस्जिद से जुड़े केस की सुनवाई होनी है। उससे एक दिन पहले शुक्रवार को जुम्मा था, लेकिन इस बार मस्जिद में नमाज अता करने के लिए बहुत कम लोग ही आए। गिनती के लोग आए, सिर्फ 20 से 25 लोग ही मस्जिद पहुंचे। लेकिन हिंदू संगठन के लोगों के विरोध प्रदर्शन से पहले यहां नमाजियों का मजमा लगता था। शुक्रवार को पैर रखने तक की जगह नहीं हुआ करती थी, लेकिन विरोध प्रदर्शन के बाद का माहौल बदला सा है। जिस तरह हर शुक्रवार को बहुत सारे लोग यहाँ पे आते थे, तो इस बार जो है तादाद काफ़ी कम है, क्योंकि लोग जो हैं काफ़ी डरे हुए हैं। जिस तरह का माहौल यहाँ पे है, तनाव काफ़ी ज़्यादा है। कल जैसे आंदोलन वगैरह हुआ है, उसकी वजह से लोग थोड़े सहमे हुए हैं। शिमला के संजौली में अभी शांति है, लेकिन क्या ये तूफान से पहले वाला सन्नाटा तो नहीं है? संजौली के लोग डरे हुए हैं। वो अपनी सुरक्षा से जुड़े सवाल उठा रहे हैं। जो अवैध है उसे समतल करने की आवाज उठा रहे हैं। जो मस्जिद का जो विवाद चल रहा है, इस मस्जिद के बारे में हमें बताइए थोड़ा कि ये कब बनी और कैसे ये इसकी शुरुआत हुई और लोग यहाँ कैसे बढ़ते चले गए। मेरे तो एक मंजिली में बिल्डिंग थी, उसके ऊपर टीन की छत थी पड़ी हुई। कोई आता ही था, कोई नहीं जाता था यहाँ पर। कभी कोई आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई नहीं आता था यहाँ पर। बेकार पड़ी हुई थी ये, बेचारे रखो। नवभारत संवाददाता मनोज जिस घर में लोगों से बात कर रहे थे, उस घर से मस्जिद बिल्कुल पास में ही है। इस घर की बालकनी से मस्जिद में मौजूद इमामों को साफ साफ देखा जा सकता है। नवभारत संवाददाता मनोज कुमार ने विवादित मस्जिद के इमाम से भी बात की। मस्जिद के इमाम ने बातचीत में बहुत बड़ा बयान दिया। इमाम ने दावा किया है कि मस्जिद वक्फ बोर्ड के अधीन है और 1947 से पहले मस्जिद बनी है। कहा जा रहा है कि भाई ये अवैध है, इस पर कितनी सच्चाई है? देखो, ये मामला तो वक्फ बोर्ड और एमसी के इसमें चला हुआ है। इसको वक्फ बोर्ड देख रहा है इस मामले को हमारी तरफ से। हमारा काम तो सिर्फ नमाज पढ़ाना है मस्जिद में, बाकी काम वक्फ बोर्ड जो है वो देख रहा है इस मामले को। वक्फ बोर्ड की मस्जिद है ये, ऐसे भी नहीं कि नई मस्जिद बनी है। ये 1947 से पहले की मस्जिद है। मुझे 20-22 साल यहाँ नमाज पढ़ाते हुए हो गए हैं। विवादित मस्जिद के इमाम से यहाँ आने वाली नमाजियों से जुड़ा भी सवाल किया गया। स्थानीय लोगों के आरोप हैं कि मस्जिद के आसपास एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता, लेकिन जुम्मे के दिन यहाँ नमाजियों का मजमा लग जाता है। मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले कहां से आते हैं, कहां चले जाते हैं, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाता। जब यही सवाल मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले इमाम से हुआ तो उनका जवाब बहुत ही हैरान करने वाला था। इमाम ने ये माना कि नमाज के नाम पर कुछ शरारती तत्व भी मस्जिद में आ जाते हैं। इसके ऊपर आपके लगभग 50 किलोमीटर से पहले कोई मस्जिद नहीं है, जो सब इसी मस्जिद से जुड़ते हैं। और ज्यादातर जो सेब खरीदार है और बाहरी राज्य के लोग भी आए हुए जो छापा फड़ी वगैरह लगाते हैं यहाँ पर, और दुकानें हैं की भी किसी को काफी सालें भी हो गई हैं, मगर कुछ शरारती भी हो जाते हैं बीच में जो लड़के, जिनकी वजह से ये मामला गड़बड़ा गया है। लेकिन शिमला में ये एक ऐसा इकलौता केस नहीं है। शिमला के कसुम्पटी में मौजूद एक दूसरे मस्जिद को लेकर भी विरोध शुरू हो गया है। जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसको कवर किया गया है और टीन शेड नजर आ रहा है, दरअसल यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये करीब 25 साल पहले वक्फ बोर्ड की ये जमीन है और वक्फ बोर्ड ने एक व्यक्ति को रिहायशी पर्पज के लिए लीज पर दी थी। लेकिन वो शख्स जब यहाँ से चला गया, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर इसको मस्जिद का रूप दे दिया गया है। देखिए, मैं तो यहाँ 40 साल से रह रहा हूँ और इसी मस्जिद के नीचे मकान है प्राइवेट, वहाँ मैं रहता था 20-25 साल, और तब से यहाँ कोई मस्जिद नहीं थी। कहाँ से आए आप? JNK से हूँ सर। JNK से। तो हर शुक्रवार आते हैं आप यहाँ? जी सर, हर शुक्रवार आते हैं। आज कोई मिला है आपको? सर यहाँ पे ताला लगा हुआ है, तो यहाँ पे है ही नहीं कोई एक्चुअल। पता नहीं चाबी किसके पास है। हम तो अंदर पढ़ने जाते हैं, नमाज अदा करने जाते, बट चाबी पता ही नहीं किसके पास है। हिमाचल प्रदेश हिंदू जागरण मंच का दावा है कि शिमला में मस्जिदों की तादाद बढ़ती जा रही है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना काल में मस्जिदों की संख्या तेजी से बढ़ी है। दावे के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कुल 127 नई मस्जिदों का निर्माण हुआ है। मस्जिदों की संख्या 393 से बढ़कर 520 हो गई है।
आलम यह है कि हिंदू संगठनों का शिमला में हल्ला बोल जारी है। वो संजौली में बने मस्जिद को गिराने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं सड़क से लेकर सत्ता के गलियारे में मंत्री तक परेशान हैं। आखिर घुसपैठियों पर कौन मेहरबान है? शिमला से मनोज कुमार और पूनम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब बिग एंड बोल्ड के स्टोरी नंबर 2। क्या यादव परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में परेशान है? यह खबर पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रही है। कहा तो यह जा रहा है कि जब से योगी सरकार ने अपर्णा यादव को महिला आयोग में जिम्मेदारी सौंपी, असल में तब से उनकी नाराजगी बढ़ गई। इस खबर में सच्चाई कितनी है? क्या वाकई अपर्णा ने घर वापसी का मूड बना लिया है, या फिर ये अखिलेश यादव के कुनबा जोड़ो प्लान का हिस्सा है? जवाब बिग एंड बोल्ड की दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी। छियालीस में 56 का हास्यास्पद और अपुष्ट दावा करने वाले ऊपर से लेकर नीचे तक सभी प्रमुख पदों पर 100 में 100 अपने ही लोग बिठाए हुए हैं। क्या वो अपने से इतर औरों को इन पदों के लिए योग्य नहीं समझते हैं, या फिर सिर पर लटकी हुई दिल्ली की तलवार की वजह से किसी को विश्वास योग्य नहीं समझते हैं? भाजपा अंदरूनी अविश्वास का शिकार है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव का ये पोस्ट बहुत कुछ बयां कर रहा है। इसमें उन्होंने यादव परिवार की बहू अपर्णा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही एक और समाजवादी पार्टी यूपी में बीजेपी और सहयोगियों पर आक्रामक रुख अपना रही है, तो वहीं बिखरे कुनबे को भी इकट्ठा करने में जुटी हुई है। इस बीच बड़ी खबर ये आई कि बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने शिवपाल यादव से मुलाकात की है। ये वही तस्वीर है जिसमें अपर्णा यादव शिवपाल यादव के पांव छू रही है। तस्वीर सामने आने के बाद ये सवाल लखनऊ से दिल्ली तक के सियासी गलियारों में सुर्खियों में है कि क्या मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में रहकर अब खुश नहीं हैं? क्या वो पार्टी से नाराज हैं? क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी में सेंधमारी की कोशिश कर रही है? क्या चाचा शिवपाल सिंह यादव छोटी बहू अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में लाने में जुटे हैं? बीजेपी नेता अपर्णा यादव के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं। इन सबके बीच सूत्रों का कहना है कि अपर्णा की जल्द ही डिंपल और अखिलेश यादव से मुलाकात हो सकती है। बताया यह भी जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि सभा के मौके पर सैफई में पूरा परिवार इकट्ठा होगा। इसी दौरान तीनों के बीच बातचीत हो सकती है। इससे पहले जुलाई में जब अपर्णा के प्रति प्रतीक यादव लखनऊ के एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती थे, तब भी अखिलेश और डिंपल यादव ने जाकर उनका हालचाल लिया था। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनवरी 2022 में बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव लगातार कमल के झंडे को बुलंद करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की जीत के लिए जी तोड़ मेहनत की थी। उसी अपर्णा के बारे में बीजेपी को टाटा बाय बाय करने की उड़ रही खबर की वजह क्या है? मैं बहुत आदर करती हूँ अपने सभी बड़ों का। राजनीतिक हमारी मतैक्यता नहीं थी, इसलिए हमने अपनी पार्टी बदली। और जहाँ तक है, बड़ों का आदर पहले भी था, आज भी है, परंतु पार्टी के उद्देश्य और पार्टी का लक्ष्य जो मुझे है पता, और जो मुझे मैं समझती हूँ कि सारे भारतवासियों का भी एक ही लक्ष्य है कि मोदी जी को हमें दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। इसमें मैं न पीछे हटी हूँ, न हट रही हूँ, न आगे हटूंगी। बताया जा रहा है कि पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता अपर्णा यादव की नाराजगी की बड़ी वजह ये सरकारी नोटिफिकेशन है। 3 सितंबर के इस नोटिफिकेशन के जरिए अपर्णा यादव को चारू चौधरी के साथ उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया, जबकि आगरा की बबीता चौहान को आयोग का अध्यक्ष। बार बार मैंने यही कहा
और मैं फिर से यही कहना चाहती हूँ कि पार्टी जो भी तय करेगी अपर्णा यादव के लिए, मैं पार्टी के साथ हूँ। अपर्णा कई मौकों पर जिम्मेदारी निभाने की बात ऑन कैमरा कह चुकी हैं, लेकिन 2.5 साल बाद पार्टी ने उन्हें कोई जिम्मेदारी दी तो अब पद को लेकर नाराजगी की खबर सामने आ रही है। योगी सरकार ने मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष बनाया है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो इस पद से खुश नहीं हैं, इसीलिए अब तक इस पद पर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान और आयोग के 25 सदस्यों ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, जबकि उपाध्यक्ष चारू पहले ही ज्वाइन कर चुकी हैं। 2.5 साल पहले बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव मुलायम सिंह के जीवित रहते ये कहती नजर आती थीं कि अपने परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी। राजनीति में विचारधारा की लड़ाई होगी, लेकिन परिवार वर्सेस परिवार नहीं होगा। मैं उस परिवार की बहू थी, बहू हूँ और बहू रहूंगी, और किसी भी बहू का कर्तव्य है कि कोई भी अच्छा काम करे तो जरूर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन अक्टूबर 2022 आते आते अपर्णा यादव के सुर बदलने लगे। नेताजी के निधन के बाद उन्होंने कहना शुरू किया कि जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा उसका सम्मान किया जाएगा। इसी साल लोकसभा चुनाव के दौरान एक वक्त तो ये भी कयास लगाए जाने लगे थे कि मैनपुरी की सीट से डिंपल यादव को अपर्णा यादव चुनौती देंगी। आपकी देवरानी की चर्चा है कि यहाँ से उतर रही चुनाव मैदान भाजपा से, इस पे क्या कहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि नेताजी की कर्म भूमि रही है मैनपुरी, और जितने भी लोग हैं वो नेताजी के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, और नेताजी का उनके साथ बहुत ही भावात्मक रिश्ता रहा है और परिवार की तरह उन्होंने माना है। और मैनपुरी भी हमेशा से पूरी समाजवादी जो हमारा परिवार है वो हम पूरे परिवार की तरह ही रहते हैं, तो बहुत अच्छा चुनाव होगा चाहे कोई भी आए। कयास ही रह गए। मैनपुरी में देवरानी वर्सेस जेठानी का दंगल होते होते रह गया। जेठानी डिंपल यादव बड़े मार्जिन से चुनाव जीत गईं। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन की थी। उस वक्त ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि पार्टी उन्हें असेंबली इलेक्शन लड़वाएगी, लेकिन अपर्णा को टिकट नहीं मिला। उसके बाद कई बार ऐसे मौके आए, कभी विधान परिषद तो कभी राज्यसभा। ऐसी अटकलें लगती रही कि बीजेपी उन्हें कुछ जिम्मेदारी तो देगी, लेकिन वो खाली हाथ ही रहीं। इस बीच उनकी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ लगातार मीटिंग जरूर होती रही। इस साल जब लोकसभा के चुनाव हुए तो लगा कि पार्टी उन्हें कन्नौज, मैनपुरी या अमेठी, रायबरेली से चुनाव लड़ाने की तैयारी करेगी। वो अटकलें भी समय के साथ खारिज हो गईं। बीजेपी संगठन में भी अपर्णा यादव को बीते 2.5 साल से कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। हालांकि अपर्णा जब समाजवादी पार्टी में थी तो एक बार उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका जरूर मिला। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में साइकिल के सिंबल पर लखनऊ कैंट से मैदान में थीं। उस वक्त जेठानी डिंपल यादव ने देवरानी के लिए वोट भी मांगा था। अखिलेश यादव खुद भी घर की बहू को विधायक बनाने के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। हालांकि बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। मुलायम परिवार में कमोबेश हर कोई राजनीति में है। अब तक 3 पीढ़ियों की एंट्री हो चुकी है। अब सोचो, यादवों में भी देना था तो किसी और को नहीं दिया, एक ही परिवार के सब लोगों को दिया टिकट, किसी और को दिया ही नहीं। अरे और भी तो योग्य लोग थे, उनको भी दिए होते, उनको भी आगे बढ़ाए होते। बहनों और भाइयों, ये लोग परिवारवादी लोग हैं, अपने परिवार के बाहर नहीं सोच सकते। दावा किया गया कि चाचा शिवपाल यादव के जरिए अपर्णा समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। नाराजगी की वजह 2.5 साल की मेहनत और सैफई परिवार की विरासत के मुताबिक बीजेपी में पद नहीं मिलना है। अपर्णा यादव के सैफई परिवार यानी मुलायम अखिलेश यादव से आज भी बेहतर रिश्ते हैं। ऐसे में शिवपाल यादव से उनके संपर्क की बात ने बीजेपी के भीतर सरगर्मी बढ़ा दी है। पार्टी ने इस तरह की चर्चाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। इस बीच खबर यह भी है कि अपर्णा ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। वो बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात करेंगी।
अपर्णा भले बीजेपी में हों, लेकिन कभी भी अखिलेश यादव और डिंपल यादव के खिलाफ कुछ नहीं बोला, ना ही सैफई परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ सियासी टिप्पणी की। खुद की नाराजगी की बात पर भी अपर्णा ने सार्वजनिक तौर पर अब तक कुछ नहीं बोला है। उनकी इस चुप्पी की वजह से सस्पेंस और बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।